नमस्कार, मैं हूं पटेल अविनाश, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। और बात कर रहे हैं आवर्ती गुणों के बारे में, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो मेरा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ की। पीरियडिक मतलब होता है आवर्ती या आवर्ती, हम लिख लेते हैं आवर्ती। प्रॉपर्टीज़ मतलब होता है गुण। मतलब आवर्ती गुण के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आवर्ती गुणों में हमने पहले सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ा था कि एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक साइज मतलब परमाणु आकार, इसके बारे में हमने स्टडी किया। बेसिकली इसके बारे में जब हम जानते हैं तो फिर वहाँ पे पढ़ा हमने कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल्स रेडियस। और उसके बाद परमाणु आकार जो होता है उसकी आवर्तिता क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर क्रमशः परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है क्योंकि क्रमशः कोषों की संख्या जो होती है वो समान होती है। ये हमने परमाणु आकार में पढ़ा था। बट आज हमने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में यही बताएंगे आपको। तो हमने कहा था आपको हम बताएंगे आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनेंशल एंथैल्पी या आयनेंशल एनर्जी या आयनेंशल पोटेंशियल, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इस टॉपिक पे आयनन ऊर्जा। हमने पीछे थोड़ा सा बताया था आपको, किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। चलिए देखते हैं क्या होती है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा को आप जो है आयनन एंथैल्पी कहते हैं। चलिए देखिए क्या। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। हमने आयनन ऊर्जा का दूसरा नाम आपको बताया, आयनन एंथैल्पी। चलो और जान लो इसको और किस नाम से जानते हैं। तो आयनन ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी, और इसी को हम अगले नाम से जानते हैं आयनन विभव। आयनन विभव। तो अब बात करें कि ये जो आयनन ऊर्जा है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? आयनेंशनल एनर्जी। अब आयनन एंथैल्पी को क्या बोलते हो? आयनन एंथैल्पी को भी आयनेंशियल एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? IONIZATION, एंथैल्पी, ENTHALPY, आयनन एंथैल्पी। आयनन विभव, बेटा आयनन विभव को इंग्लिश में कहते हैं आयनेंशियल पोटेंशियल। फाइनेंशियल पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे आयनन ऊर्जा की। तो आयनन ऊर्जा को ही आयनन एंथैल्पी कहते हैं और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं तो आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो ये आयनन ऊर्जा होती क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखिए आयनन ऊर्जा क्या होती है। हमने आपको पिछले वीडियो में यही बताया था कि किसी परमाणु के बाह्य कोश से, सबसे पहले परमाणु बना लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद थ्योरी। ये हमारा एटम है, परमाणु। चलिए ठीक, चलो ये
ये हमारा हो गया एटम, मतलब परमाणु। ठीक, तो हम बात क्या कर रहे हैं, ये एटम है, ये परमाणु हो, किसी परमाणु के संयोजी कोष। तो बेटा संयोजी कोष का मतलब होता है बाह्य कोष। संयोजी कोष मतलब होता है बाह्य कोष। क्लियर? तो बाह्य कोष मतलब जो परमाणु है इसका बाहरी कोष, या फिर कह लो अंतिम कोष या सेल, वैलेंस सेल। संयोजी कोष को कहते हैं वैलेंस सेल, बाह्य कोष, बाहरी कोष। तो अगर हम किसी परमाणु का वैलेंस सेल देखना चाहते हैं तो वैलेंस सेल देखने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि पहला सेल कौन सा है। तो जब बात आती है कि पहला सेल कौन सा है, तो जब परमाणु में हम सेल की गणना करते हैं तो पहला सेल यानी नाभिक की ओर से गिना जाता है। तो नाभिक क्या है, न्यूक्लियस क्या है इसमें देखो, तो ये जो होता है केंद्र, सेंटर, ये होता है परमाणु का नाभिक। तो नाभिक की तरफ से पहला सेल ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बात आ गई सबसे अंदर का ये सेल होगा और सबसे बाहर का सेल चौथा होगा। तो ये चौथा सेल ही संयोजी कोष या बाह्य कोष कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम आयनन ऊर्जा की बात कर रहे थे। तो आयनन ऊर्जा की परिभाषा क्या थी कि किसी परमाणु के संयोजी कोष यानी बाह्य कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो हमने क्या कहा कि संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना है, ये देखिए, तो इसको निकालने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊर्जा, इस पे जो एनर्जी लग रही है वो क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई हमारी बात? हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि किसी परमाणु के बाह्य कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊर्जा आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्लियर? इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरी चीज इसे हम डेल्टा आई एच से भी डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा आयनन ऊर्जा। अब इसको लिखते कैसे हैं, थ्योरी कैसे करेंगे, चलिए देख लीजिए। हालांकि गैसों के लिए बात आती है मोल में, तो वहां पे मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे करते हैं। चलिए इसको पहले कर लीजिए, थ्योरी लिख लीजिए। चलिए देख लीजिए, किसी परमाणु के संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में लगने वाली आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। किसी परमाणु के संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने में लगने वाली आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। आप हेडिंग डालेंगे, ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ये फिगर बना लेंगे, और ये होता है एटम है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊर्जा। चलो इसको एटम को ए से डिनोट कर दे अगर, तो या करके लिख लीजिएगा। कैसे दिखाओगे, ये एटम है हमारा, इससे क्या हुआ, इसमें हमारी आयनन ऊर्जा लगी, आयनन ऊर्जा लगी, इस परमाणु में आयनन ऊर्जा लगी। तो आयनन ऊर्जा लगने पर हमारे पास बचता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। ठीक, और साथ में हमारा बच क्या रहा, प्लस एक ऐसा एटम, एक ऐसा परमाणु जिसने अपने कोष से एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। ठीक, तो ये हमारा बच रहा है। तो यहां पे ये जो है इलेक्ट्रॉन है, और ए जो है वो है एटम, और इसको तो आप जानते हो आयनन ऊर्जा। ठीक, आयनन ऊर्जा।
ये लिखो या ना लिखो, एटम और इलेक्ट्रॉन को आप दिखा सकते हो। आयनन ऊर्जा को तो आपको पता ही होगा, आई से डिनोट करते हैं। और इसे नीचे एक लाइन और बढ़ा के लिख लीजिएगा, इसे किससे, आई या डेल्टा आई एच से प्रदर्शित करते हैं। सीधे सीधे शब्दों में लिख लीजिएगा, आयनन ऊर्जा को आई कॉमा डेल्टा आई एच से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? चलिए, अब तो ये था हमारा आयनन ऊर्जा। तो अगर यही हम गैस के लिए बात कर रहे थे, मोल में हमने कहा था अगर यही चीज गैस के लिए बात की जाए, मोल में बात की जाए, तो मोल जो होता है वो एक यूनिट होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। एक मोल की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। हमने आपसे कहा कि एक मोल में कितना होता है, हमने आपसे कहा एक मोल में कितना होता है। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ये होता है पार्टिकल कणों की संख्या में। ठीक है, तो ये था एक मोल। अब हम बात कर रहे हैं आयनन ऊर्जा के लिए। आयनन ऊर्जा को मोल के आधार पर हम कैसे दर्शा सकते हैं, तो चलिए देख लीजिए। हम जानते हैं किसी तत्व या पदार्थ के एक मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। हमने बात किया कि किसी पदार्थ के एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तब हम ये कह सकते हैं आयनन ऊर्जा के लिए कि किसी तत्व के विलगित परमाणुओं से, हमने क्या कहा, किसी तत्व के विलगित परमाणु, किसी तत्व के विलगित, विलगित का मतलब होता है अलग अलग, विलगित का मतलब क्या होता है, अलग अलग। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए इजी लगेगा। किसी तत्व के विलगित परमाणुओं के, विलगित परमाणुओं के एक मोल परमाणु से, एक मोल परमाणु से क्या करना भैया, बात तो वही होगी ना, एक मोल परमाणु से इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। चलिए हम फिर से एक बार इसको डिफाइन किए दे रहे हैं, हमने लिख दिया है आपके सामने, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हमने कहा जब मोल की बात आती है, मोल के बेस पे हम कैसे दिखा सकते हैं इसको, तो हमने कहा था हम जानते हैं कि एक मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, इतने कण होते हैं। तो अब आयनन ऊर्जा के लिए कैसे थ्योरी बनेगी, तो या किसी तत्व के विलगित परमाणु, किसी तत्व के विलगित परमाणु मतलब अलग अलग परमाणुओं के एक मोल परमाणु से इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊर्जा जो है हमारी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो चलिए ये थी गैस के लिए। तो अब हम बात कर दें कि जैसे देखो जब बात आ गई कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो कैसे क्या होता है, हम अब इस पे थोड़ा सा प्रयोग करके देखते हैं। हम कहते हैं कि माना एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु है जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, माना एक परमाणु है जिससे इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। तो एक परमाणु है, एटम है ये, चलो
ठीक। इससे इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊर्जा Ie होगी। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा कि एक ऐसा परमाणु होगा जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, प्लस यही दर्शा रहा है कि इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया गया है। तो और साथ में हमारे पास क्या बचता है? एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज कर दिया गया। तो ये था हमारा कि किसी एटम से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली आवश्यक ऊर्जा के लिए फॉर्मूला। अब बात करें कि माना उसी परमाणु से पुनः दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। हमने कहा कि अगर हम कह दें कि इसी परमाणु से दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक तो आप निकाल चुके हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इसी परमाणु से तो बात आ रही थी जब इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था तो हमारे पास ये बचा था ना। तो जब ये बचा था तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इसी से, तो हमारे पास ये हो जाएगा एटम प्लस लगने वाली आवश्यक ऊर्जा। कौन सी होगी भैया? ये हमारी पहली थी, पहली बार में लगाया था, ये हमारी दूसरी बार में आवश्यक ऊर्जा लग रही है। अब जब दूसरी बार में आवश्यक ऊर्जा लगेगी तो फिर इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा A प्लस, क्योंकि एक तो पहले निकल चुका था, दूसरा निकला है ना, तो A प्लस प्लस हो जाएगा। या फिर आप लिख लो A2 प्लस या A प्लस 2, तीनों चीजें एक ही हैं, हमने उस दिन भी आपको बताई थी। इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, प्लस क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब बात करें इसी परमाणु से और इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। अगर हम बात कर लें इसी परमाणु से हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो भाई जब इससे हमने भाई ये परमाणु था, इससे एक निकाला था तो ये बच जा। अब इस एक से दो एक और निकाल लिया तो ये दो परमाणु दो इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है। तो अब ये जो एक परमाणु दो इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है, तो इससे जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम इसको ले लेंगे, क्योंकि इससे निकल चुका है ना। तो A प्लस प्लस था हमारे पास, अब लगेगी आयनन ऊर्जा Ie, यानी तीसरी बार लगा रहे होती है, तीसरी आयनन ऊर्जा है, और इससे रिलीज होकर A प्लस 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 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे और प्लस माइनस E, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। इसको A3 प्लस भी लिख सकते हो या A प्लस 3 लिख सकते हो। ठीक, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब बात करें कि इन तीनों का जो क्रम होगा, पहली दूसरी तीसरी ऊर्जा का, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं यहां जो है IE1 कॉमा IE2 कॉमा IE3 क्या है? यहां पर IE1 IE2 IE3 क्रमशः प्रथम आयनन ऊर्जा, ये प्रथम आयनन ऊर्जा, ये द्वितीय और ये तृतीय आयनन ऊर्जाएं हैं। क्लियर हो गई हमारी बात? चलिए, अब हमारा इसके बाद आयनन ऊर्जा आपको समझ में आ गया। अब आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी आयनन ऊर्जा को क्या प्रभावित कर सकता है। भाई आयनन ऊर्जा थी क्या, आपको पता है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? नंबर 1, परमाणु आकार। परमाणु आकार मतलब एटॉमिक साइज। आपको अभी पूरा समझ में आ जाएगा कैसे प्रभावित करते हैं परमाणु आकार। उसके बाद आपका होगा और क्या प्रभावित कर सकता है। नंबर 2 देखो क्या हो सकता है, नाभिकीय आवेश। इसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज, नाभिकीय आवेश। ये हुआ हमारा नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज।
चार्ज, CHARGE, न्यूक्लियर चार्ज। अब तीसरी चीज क्या प्रभावित कर सकती है इसको, चलो रोमन में लिख रहे हैं, रोमन में लिख लेंगे। तीसरी चीज को प्रभावित करती है कि पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षक, पूर्ण तथा अर्धपूर्ण कक्षक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंप्लीटली एंड हाफ कंप्लीटली, कक्षक को ऑर्बिटल, तो इसको हम लिखेंगे कंप्लीटली एंड हाफ कंप्लीटली ऑर्बिटल्स। आप लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं, मैं लिख नहीं पाऊंगा। और इसको प्रभावित करने वाला चौथा जो कारक होता है वो होता है परिरक्षण प्रभाव या पर्दा प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव या पर्दा प्रभाव, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, CELDING ठीक, परिरक्षण प्रभाव या पर्दा प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब अगला कोई चीज आती है जो पांचवी प्रभावित करने वाली है, वह इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश। क्या है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश। ये क्या होता है, चलो इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश, या हम कह सकते हैं इसको आवेश मेघ, आवेश मेघ, चार्ज क्लाउड, क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में, चार्ज क्लाउड। क्लियर हो गई बात। तो अब ये थे हमारे प्रभावित करने वाले कारक। तो ये प्रभावित करने वाले कारक थे, तो ये कैसे प्रभावित करेंगे, तो पहले टॉपिक से चलते हैं। तो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनको आप लिख लीजिएगा, और पहला कारक कैसे प्रभावित करता है मैं बात करता हूं। चलिए देखिए, पहला कारक यानी परमाणु आकार। हमने कहा आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊर्जा आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो चलिए परमाणु आकार कैसे प्रभावित करता है, तो जान लीजिए परमाणु आकार जो होता है आयनन ऊर्जा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब हमने क्या कहा कि आयनन ऊर्जा IE का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल बनेगा, ठीक है। व्युत्पन्न के लिए मतलब बटे में होगा 1 के, क्या होता है, एटॉमिक साइज। मतलब परमाणु आकार जो होता है आपका, ये परमाणु आकार इस आयनन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। व्युत्क्रम मतलब उल्टे क्रम पर कार्य करेंगे। तो क्या है यहां पे, मतलब कहते हैं कि अगर आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो बढ़ने का उल्टा क्या होता है, घटेगा। तो क्या घटेगा, परमाणु आकार घटेगा। ये देखो आयनन ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है। यानी अगर परमाणु आकार बढ़ता जाएगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, वो घटेगी। भाई दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हमने क्या कहा, अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी, क्योंकि भाई जितना नाभिक से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से लगने वाला फोर्स धीरे धीरे रेंज के बढ़ने के कारण कम होता रहेगा। तो जब ये कम हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये था पहला प्रभावित करने वाला कारक, परमाणु आकार। हमने क्या कहा, परमाणु आकार जो होता है आयनन ऊर्जा के
व्युत्क्रमानुपाती होता। लिखेंगे क्या? परमाणु आकार हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे परमाणु आकार आयनन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, और इसको करने के बाद नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिए यदि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो उसकी आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। यदि परमाणु आकार बढ़ेगा तो उसकी आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। यदि आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो उस परमाणु का आकार घटेगा। मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं, आपको लिखा रहा हूं इसलिए ताकि आसानी से और अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए, परमाणु आकार के बाद हमने दूसरी चीज क्या बताई आपको? नाभिकीय आवेश। परमाणु आकार आपको समझ में आ गया होगा। परमाणु आकार हमने क्या बताया बेटा? हमने कहा कि जो आयनन ऊर्जा होती है Ie, ये परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो ये आयनन ऊर्जा घटेगी। आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा? घटेगा। चलिए, अब हमारा अगला जो है प्रभावित करने वाला कारक वो है हमारा क्या बेटा? नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश की बात कर रहे हैं बेटा। नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियस चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज, कुछ भी कह लो। नाभिकीय आवेश। अब नाभिकीय आवेश जो होता है, न्यूक्लियस चार्ज, एनसी हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, एनसी न्यूक्लियस चार्ज जो होता है वो आयनन ऊर्जा के समानुपाती होता है। Ie कैसे होता है ये भी बताते हैं। हमने उसको प्रभावित करने वाला कारक बता दिया, बढ़ेगा क्यों, बढ़ेगा क्यों भाई? एनसी न्यूक्लियस चार्ज जो होता है आयनन ऊर्जा को क्या करता है? समानुपाती रखता है। मतलब अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। समानुपाती, समानुपाती मतलब समान अनुपात में बढ़ेगा। अगर न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई ये जो एटम होता है, चलिए देखिए, ये परमाणु है, अब ये नाभिक है और यहीं पे होता है नाभिकीय आवेश। ठीक, ये हमारा यहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक बल लगाता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन, नाभिक उतना ही ज्यादा बल लगाएगा। तो जब ज्यादा बल लगाएगा, नाभिक इसको अपनी ओर खींचेगा, तो हम आयनन ऊर्जा जो लगाएंगे Ie, यानी इस परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम आयनन ऊर्जा लगाएंगे उसको भी हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों भाई? अगर किसी चीज को, ये है मार्कर, मार्कर हम समझ ले इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा हाथ जो है ये है नाभिक, और ये है आयनन ऊर्जा। तो अगर इस मार्कर को, ये हाथ मेरा इसको खींच के रखे, ज्यादा खींच रहा है, तो हमको इसको निकाल के ले जाने के लिए इस हाथ से भी उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो बात वही हो रही कि आयनन ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, और ये नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो नाभिक जितना इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा अधिक, उतना ही ज्यादा हमें आयनन ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो वही बात हो रही है, अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। आप हमारी बात समझ गए होंगे। और यही चीज थी परमाणु आकार में, जितना ज्यादा परमाणु आकार बढ़ता जाता है उतनी ही ज्यादा नाभिक से डिस्टेंस होती जाती है। तो परमाणु आकार बढ़ेगा तो जितना ज्यादा दूर होगा
उतना ही कम आयनन ऊर्जा लगेगा, जितना पास होगा उतनी ही ज़्यादा आयनन ऊर्जा लगेगी। तो मतलब क्या है कि आकार तो छोटा हो रहा है लेकिन आयनन ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान कम हो रहा था वहां पे। तो आपको नाभिकीय आवेश समझ में आ गया होगा। तो नाभिकीय आवेश हमने आपसे कहा कि नाभिकीय आवेश जो होता है वो आयनन ऊर्जा के समानुपाती होता है। हमने आपको करके दिखा दिया, अगर बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, अगर घटेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी। कैसे घटेगी ये सारी चीज आपको हमने बता दी प्रैक्टिकली। चलिए लिख लीजिए नाभिकीय आवेश में, न्यूक्लियस चार्ज में, न्यूक्लियर चार्ज में यदि परमाणु का नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो उसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। क्या लिखा? यदि परमाणु का नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो उसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। मतलब IE, चलो मैं लिख रहा हूं, देखो IE प्रोपोर्शनल नाभिकीय आवेश, नाभिक आवेश, ये लिख के एक ब्रैकेट के अंदर कर लो या ऐसे रख लो। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो है हमारा। आपको दोनों समझ में आए होंगे बेहतर। अब तीसरा क्या था प्रभावित करने वाला कारक? इसको प्रभावित करने वाला तीसरा कारक था पूर्ण तथा अर्धपूर्ण कक्षक, पूरित तथा अर्धपूरित कक्षक। पूर्ण तथा अर्धपूर्ण कक्षक, यानी पूरित तथा अर्धपूरित कक्षक। इंग्लिश में लिख दूं बेटा, पहले मैंने नहीं लिखा था, COMPLETELY, कंप्लीटली एंड AND लिख लो आप लोग। हाफ कंप्लीटली, कंप्लीटली एंड हाफ कंप्लीटली ऑर्बिटल्स। कंप्लीटली एंड हाफ कंप्लीटली ऑर्बिटल्स, पूर्ण तथा अर्धपूर्ण कक्षक। पहली चीज तो जान लो पूर्ण कक्षक क्या है, अर्धपूर्ण कक्षक क्या है। तो भाई अगर बात आती है कि ये हमारा कक्षक है, ऑर्बिटल है, ये हमारा p कक्षक है, p ऑर्बिटल है, तो एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, 2 आते हैं। तो मतलब 3 बॉक्स हैं, 3 कक्षक हैं, और 3 कक्षकों में कितने आ जाएंगे? 3 कक्षक में टोटल होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। छह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कंप्लीट और अर्ध कंप्लीट, यानी कि आधा कंप्लीट। पहले तो कंप्लीट की बात कर लें, 1 2 3 4 5 6, और फिर अर्ध कंप्लीट की बात कर लें 1 2 3। एक चीज और बता दें, हुंड के नियमानुसार इसको हम भरते हैं, क्यों भरते हैं, कैसे भरते हैं, ये बाद में बात कर लेंगे जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें याद करते रहेंगे और फिर आगे मजा आएगा करने में। तो ये होता है क्या, कंप्लीट। तो हुंड ने कहा था जब तक एक एक मतलब हर कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक किसी कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना संभव नहीं है। तो मतलब अगर आपसे कह दिया जाए 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और आप कह दो 1
2 3 4, तो ये रॉन्ग होगा, ये तरीका गलत होगा। 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि जब तक पूरे ना भर जाएं तब तक हम एक बॉक्स में 2 नहीं भर सकते। ये बात की बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुंड का नियम था। तो ये कंप्लीट है और ये हाफ कंप्लीट है, ये कंप्लीट है और ये हाफ कंप्लीट है, पूर्ण और ये अर्धपूर्ण, ठीक। तो बात कर रहे हैं जो ये पूर्ण है ये अर्धपूर्ण है, तो फिर एक और होगा ना इसमें, जो ना पूर्ण होगा ना अर्धपूर्ण होगा। 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए, तो ये ना तो पूर्ण है ना अर्धपूर्ण है। तो आपको पूर्ण, अर्धपूर्ण और जो ना पूर्ण हो दोनों के बारे में पता चल गया। तो चलिए अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। क्या हमने कहा, पूर्ण तथा अर्धपूर्ण कक्षक, पूरित तथा अर्धपूरित कक्षक क्या होता है, कैसे प्रभावित करता है। चलिए देखिए, कुछ लिख लीजिए, हम पहले लिखा दें उसके बाद समझाते हैं। हुंड के नियमानुसार, हुंड के नियमानुसार अर्धपूरित कक्षक की भांति, अर्धपूरित कक्षक की भांति पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। हमने क्या कहा कि हुंड के नियम के आधार पे अगर बात करें तो ये अर्धपूरित जो कक्षक हैं, अर्धपूरित, अर्धपूरित कक्षक जो हैं ये इनकी अपेक्षा जो पूर्ण पूरित होगा, यानी जो कंप्लीटली फिल होगा, वो क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। मतलब इससे ज्यादा ये ज्यादा दृढ़ होता है। कहने का मतलब ये अगर जिस स्थान पे है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आपको ज्यादा कठिनता दिखाई देगी। ये अर्धपूरित कम स्थायी होता है, पूर्ण पूरित अधिक स्थायी होता है। अब बात करें अगर ये हो हमारा जो ना पूर्ण पूरित हो ना अर्धपूरित हो, जैसे ये, ठीक, तो इसकी अपेक्षा ये अर्धपूरित ज्यादा अधिक स्थायी होगा और अर्धपूरित की अपेक्षा पूर्ण पूरित अधिक स्थायी होगा। तो हमने कहा अर्धपूरित मतलब जो ना पूर्ण पूरित है ना अर्धपूरित है उसकी अपेक्षा अर्धपूरित, और अर्धपूरित की अपेक्षा पूर्ण पूरित जो होगा वो अधिक स्थायी होगा, ठीक है। अतः इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे आयनन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। चलिए, हमने क्या कहा था आपसे कि इसकी अपेक्षा इससे या इसकी अपेक्षा इससे, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, यानी सबसे कम ऊर्जा इसमें लगेगी, उसके बाद अर्धपूरित में, उसके बाद पूर्ण पूरित में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालें। तो ये हमारा अर्धपूरित, फिगर बना लीजिएगा, थ्योरी हमने बोल दिया है, फिगर बना लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, अर्धपूरित जो कि अर्धस्थायी है मतलब कि कम स्थायी है, और पूर्ण पूरित यानी कि अधिक स्थायी। समझ में आ रही बात हमारी। तो चलिए, ये था हमारा आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक। तो हमने जो बात बताई है ये चीज आप नोट रखिएगा, आगे बहुत जगह इसका यूज है, आप देखिएगा कैसे होता है, वहां पे यूज आपको पता चल जाएगा आसानी से। तो आज आपने जो है पढ़ लिया पीरियडिक प्रॉपर्टीज में, पहले एटॉमिक साइज पढ़ा था लास्ट वीडियो में, और इसमें आपने पढ़ लिया आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले 3 कारक भी पढ़े। शेष बचे 2 कारक मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव क्लास या फर्स्ट ईयर की क्लास में आपको मिलते हैं। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए
केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए देखते रहें आदेश क्लासेस का हर एक वीडियो। जय हिंद।